हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट सीडीपी की, जो कि रोज़ सुबह में होती है। और इसमें हम बात करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और कुछ कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। सीटेट यानी कि यदि आप बाल विकास पढ़ लेते हैं, साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए और सारे सब्जेक्ट को पढ़ना थोड़ी आसान होती है एज़ कम्पेयर टू साइकोलॉजी। और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि इससे यदि आप साइकोलॉजी अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको सारे विषयों की जो पेडागॉजी होती है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। तो साइकोलॉजी की आप अच्छे से तैयार करें जिससे कि आपको और हेल्प मिल सके। तो चलिए, और एक बात और नोट कर लीजिए कि साइकोलॉजी यदि आप क्वेश्चन लगा रहे हैं या फिर किसी सब्जेक्ट का, तो यदि अ, कोई भी ऑप्शन ऐसा है जो कि बच्चे के खिलाफ है या फिर बच्चे की बुराई कर रहा है या फिर बच्चे के ऐसे संबंधित है जो कि अटपटा लगता है, तो वो ऑप्शन जो है हमेशा गलत होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? कक्षा में पाठ्य पुस्तक की अच्छी तरह से निर्वाह करना, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, या फिर डी है विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। तो चौथा ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये सरासर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अंक प्राप्त करने हैं। आपका एक चौमुखी विकास होना चाहिए, यानी कि बच्चा है मान लीजिए, तो इस बच्चे का हमारा उद्देश्य एज ए टीचर क्या हो जाना चाहिए कि बच्चे का सर्वाधिक यानी कि चौमुखी विकास हो, ना कि सिर्फ अंक प्राप्त करना। और यदि बच्चा अच्छे से पढ़ता है, कंसेप्ट को क्लियर करता है, समझता है, तो उसके अंक डेफिनेटली अच्छे आएंगे। तो ए ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, सॉरी डी वाला ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। इसमें होगा क्या, बच्चों की भाषाई क्षमता की विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की आवश्यकताओं का पता लगाना, छात्रों की वृद्धि का पता लगाना, छात्रों को अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, या फिर स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो इसमें देखिए क्या होने वाला है। यदि आप एक टीचर हैं और छात्रों का मूल्यांकन करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या पता लगाने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो छात्र है वो अधिगम यानी कि सीखने में सफल है या फिर असफल है, उसी को तो आप पता लगाएंगे। यानी कि छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, या फिर लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। अब देखिए, बच्चों का मूल्यांकन किस तरह से होना चाहिए, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, ना कि सीधे। यदि मान लीजिए एक बच्चा है और वो अप्रैल में एडमिशन लेता है, और यदि हम उसका डायरेक्ट एग्ज़ाम लेंगे फरवरी में, और एक बच्चा है, मान लीजिए एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है, इसका हम डायरेक्ट एग्ज़ाम लेंगे फरवरी या फिर मार्च में, और एक बच्चा ये है जिसका हम हर 2 महीने पे 1 महीने पे टेस्ट लेते रहते हैं, या फिर जो है जो यूनिट टेस्ट होते हैं, थर्ड मंथली एग्ज़ाम होते हैं, तो वो अब दोनों में कौन आगे जाएगा? ठीक है, तो जो बी वाला बच्चा है डेफिनेटली आगे जाएगा, क्योंकि जब उसका हम यूनिट टेस्ट लेते हैं, मंथली लेते हैं, वीकली लेते हैं, और फिर 3 महीने 6 महीने पे लेते हैं, तो वो उसकी कमियां और उसको वो सुधारने का मौका मिलता है। लेकिन जो ए बच्चा है उसको 1 साल में परीक्षा ले रहे हैं, तो वह जो है अपनी कमियों को नहीं जान पाता है और डायरेक्ट एग्जाम में बैठता है, जिससे उसको प्रॉब्लम होती है और उसके कम अंक भी आते हैं। तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, सतत और व्यापक होना चाहिए। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है? विषय वस्तु को समझने की समस्या, कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता, परीक्षा में नकल करना, या फिर कक्षा में देरी से पहुंचना। कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें क्या है, विषय वस्तु को समझने में समस्या। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या होगी? जिम्मेदारी नहीं है, नहीं है पूछा गया है, ये जिम्मेदारी है। विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमता की पहचान करना। सी है बच्चे विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, यानी बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना। या फिर डी है बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा हो जाएगा क्या, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। ये आपका नहीं होगा, बाकी ये तीनों
करेक्ट होंगे। इसमें नहीं है पूछा गया, इसलिए इसका डी हो जाएगा। आप अति उदार कभी भी नहीं होंगे बच्चों का आकलन करते समय। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, रेडियो समाचार सुनना, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया करना, या फिर डी है हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। तो इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अधिकतर ये श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही होगा, कहानी सुनाना, फिर उस पर बच्चों की राय जानना। अगला क्वेश्चन, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? नहीं आता है पूछा गया है। सुनना, बोलना, हंसना या फिर लिखना। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इसमें से क्या नहीं आता है? तो हंसना नहीं आता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है पूछा गया है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डेक्राली या फिर अभिक्रमित अनुदेशन। तो इनमें से कौन सी जो है भाषा शिक्षण की प्रणाली नहीं है? तो यह जो है अभिक्रमित अनुदेशन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है? मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रॉबेल का या फिर किलपैट्रिक का। तो यह महात्मा गांधी का मानना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है पूछा गया है। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली या फिर कक्षाभिनय प्रणाली। तो कौन सा व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? यह क्या है? यह है कक्षाभिनय प्रणाली। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जिन बच्चों की बुद्धिलब्धि साधारणतः यहाँ बताना कितना होता है, उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि जिन बच्चों की बुद्धिलब्धि एक क्राइटेरिया है उससे कम होती है, उन बच्चों को मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो कितनी होती है? 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिन बच्चों की बुद्धिलब्धि यानी IQ 70 से कम होती है, उनको मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिन बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है, यानी कि क्या है? निःशक्त बच्चों को शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना, नियमित विद्यालयों में, विशेष विद्यालय में, मुक्त विद्यालय में या फिर ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय में। तो कैसा विद्यालय होना चाहिए? वो होना चाहिए नियमित विद्यालय, जो उनको एक अच्छा माहौल दे सके और उनको सीखने की पूरी तरह से तत्पर रहे सिखाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त होगा? आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन अपराध बनाया जाना, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हर वो ऑप्शन गलत होगा जो बच्चों के खिलाफ होगा। सीटेट की खासियत क्या है? यदि आपने साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है तो हर वो ऑप्शन गलत होगा जो बच्चों के खिलाफ होगा। अब इसी में बात कर लेते हैं। बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन अपराध बनाया जाना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, मान लीजिए इस तरह के कई सारे बच्चे होंगे, तो आप कितने बच्चों को 5 रुपये देंगे? एक दिन की बात नहीं, प्रतिदिन ऐसा संभव नहीं है। उसको आदत पड़ जाएगी, वो पढ़ने नहीं पैसे की लालच में आएगा, तो ऐसा भी गलत है। और क्या होगा? आवासीय विद्यालय खोलना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यदि आवासीय विद्यालय रहेगा तो बच्चा वहीं रहेगा और उसी माहौल में ढलेगा, अब वो पढ़ने के लिए उत्सुक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अधिगम अशक्तता वाले, उसके बाद क्या होगा? बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम रहता है। बच्चे दृश्य शब्दों यानी साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है या फिर बच्चे निम्न बुद्धिलब्धि वाले होते हैं। तो जो भी बच्चे अधिगम अशक्तता वाले होते हैं उनको क्या होना चाहिए? एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में क्या होता है? भ्रम रहता है। ए ऑप्शन सही है। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे यानी कि जो सुनने में अक्षम है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस
कि सबसे मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं। यानी कि यदि वो सुनने में असमर्थ हैं, यदि बच्चा सुनेगा ही नहीं, मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है और ये बच्चा जब सुनेगा ही नहीं तो किसी चीज़ की रिप्लाई कैसे करेगा। तो इस तरह से क्या करता है, वो एक हीन भावना का शिकार हो जाता है। तो क्या करता है, वो दूसरे से यदि बात नहीं करना चाहता है, एकदम अपने में मस्त रहना चाहता है, ठीक है, ये होती है। तो दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षम, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की क्षमता या फिर खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। वो पाठ्य पुस्तक पढ़ेगा, परीक्षा भी देगा, लेकिन क्या होगा, वो दूसरों से बातचीत करने में क्या होगा, अक्षम, यानी कि हीन भावना का शिकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आ रहा था वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।